तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक क्राइम तक फैमिली मेंबर है शशांक शर्मा। इन्होंने एक कहानी भेजी थी और उन्होंने कहा कि इसको आप पढ़कर सुनाएं अपने अंदाज में। हालांकि जो उन्होंने कहानी भेजी है बहुत बार इसको मैंने सुना है, पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि जब जब इस कहानी को मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ या सुनाता हूँ तो ये क्राइम की वो स्टोरी है जिसको सुनाने में चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है। और मेरा दावा है कि जब आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर नहीं सुनी होगी तो आप भी मुस्कुराएंगे। कहानी क्राइम की दुनिया से ही है। एक पुलिस वाला एक नाई के पास अक्सर जाया करता था, बार बार। अब आपको पता है जब बार बार के पास जाते हैं आप शॉप पे, नाई तो बाल कटे या शेव बनाए तो बातें चलती रहती हैं। तो वो नाई भी इसी तरीके से जब भी पुलिस वाला आता तो उससे इधर उधर की बातें करता। आखिर में एक सवाल ज़रूर पूछता। वो पूछता कि ये बताओ साहब कि ये पुलिस वाले रस्सी को सांप कैसे बना देते हैं? एक मुहावरा है, तो कोई भी चीज़ नहीं हो और उसको बहुत बड़ा कर दो। न्यूज़ चैनल पे भी फिट बैठता है वैसे ही। तो बार बार ये नाई उस थानेदार से पूछे कि साहब ये बताओ कि आप पुलिस वाले रस्सी को सांप कैसे बना देते हैं? थानेदार टालता रहा, कई बार बोर भी हुआ एक ही सवाल पर। फिर एक दिन उसे गुस्सा आ गया तो उसने कहा अच्छा तुझे अगली बार जब आऊँगा तब बताऊँगा कि पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। ये कहकर थानेदार चला गया। कुछ घंटे के बाद उस नाई की दुकान पे 2-4 पुलिस वाले आके धमक पड़ते हैं। अब इतने सारे पुलिस वालों को देख के नाई परेशान। तो उनमें से एक पुलिस वाला कहता है कि हमें खबर मिली है कि तुम गैर कानूनी तरीके से हथियार बेचते हो। नाई पहले हंसता है, फिर कहता है क्या मजाक कर रहे हो साहब, मैं तो सीधा साधा एक दुकानदार हूँ, बार्बर हूँ, लोगों के बाल काटता हूँ, शेव बनाता हूँ, और आपके थानेदार साहब भी मेरे जानने वाले मेरे ही दुकान पे मुझसे ही बनवाते हैं। तो सिपाही फिर कड़क अंदाज में गुस्से में बोला हमारी खबर गलत नहीं है, मुखबिर ने खबर दी है। और इसके बाद वो कहते हैं कि हमें तलाशी लेनी है। अब वो नाई की दुकान की तलाशी लेने लगे। इन्हीं में से एक पुलिस वाला चुपचाप से नाई की नज़र बचाकर एक पुराना जंग लगा हुआ कोई कट्टा लेकर आया था, उसने नाई की दुकान में वो रख दिया। थोड़ी देर के तलाशी का ड्रामा दिखाते दिखाते अचानक वो पुलिस वाला कहता है अरे मिल गया, ये देखो हथियार। अब नाई की हालत ख़राब, उसके दुकान में वो तमंचा। अब पुलिस वाला उससे कहता है कि ये बता तू ये कब से धंधा कर रहा है, किस किस को तूने हथियार भेजे, कौन कौन से गैंग से तेरा संबंध है, किस गैंग के लिए तू काम करता है। अब उसको काटो तो खून नहीं। परेशान बोला साहब मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा कुछ नहीं मालूम, और ये कहाँ से आया इस दुकान में ये भी नहीं जानता हूँ, और आपके थानेदार साहब मेरे जानने वाले हैं। तो बोला कि तू हमें धौंस दे रहा हमारे सीनियर की, अब तो थाने चलेगा। अब नाई गिड़गड़ा रहा था कि इतने में थानेदार पहुँच गए वहाँ पर शॉप पर। अब नाई उनको देख के फ़ौरन उसके जान में जान आई। बोला साहब देखिए आप तो मुझे जानते हैं, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, इन्होंने मेरी दुकान से ये हथियार उठा लिया और कह रहे हैं मैं इसका धंधा करता हूँ, मैं गैंग के लिए काम करता हूँ, आप तो जानते हैं मैं कितना सीधा साधा हूँ। थानेदार सारी बात सुनता, पूछता क्या हुआ। पुलिस वाले कहते हैं साहब इसके पास से कट्टा मिला है। थानेदार नाई को कोने में ले जाता है, उसका बोलता है कि देख मैं अगर जानता हूँ कि तू मुझे जानता है, मैं तुझे जानता हूँ, लेकिन अभी छोड़ दूँगा तो ये पुलिस वाले बड़े बदमाश हैं, जो सिपाही है, ये ऊपर साहब से मेरी कंप्लेंट कर देंगे और फिर मैं फंस जाऊँगा। तो अब कट्टा मिला है तो इसका मतलब है केस तो बनेगा, लेकिन तू मेरा जानकार है तो एक काम करता हूँ, अभी एफआईआर बनी नहीं है तो 20,000 रुपये दे दे इन पुलिस वालों को, मुंह बंद हो जाएगा, केस भी ख़त्म हो जाएगा, जेल भी नहीं जाना पड़ेगा, और ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुझे जानता हूँ। नाई रोने लगा कि साहब आप तो जानते हो गरीब आदमी, 20,000 कहाँ से लाऊंगा। उसने कहा मुझे नहीं मालूम, वरना फिर तुझे जेल जाना पड़ेगा, तू कुछ भी कर। आखिर में नाई को लगा जान छुड़ानी है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। वो बोलता अच्छा अभी मैं भी आता हूँ। भाग के घर जाता है, अपनी माँ के गहने निकालता है और गहने ले जाकर बेच देता है 20,000 रुपये में एक जौहरी को। बेचने के बाद पैसे लेकर आता है, पुलिस वाले दुकान में ही थे। थानेदार को पैसे देता, कहता ये लो साहब। थानेदार कहता चल ठीक है अब तेरे खिलाफ़ कोई केस नहीं होगा, मैं इनको संभाल लूँगा। उसके बाद फिर पूछता है अच्छा ये बता तो ये पैसे लाया कहाँ से? तो उसने कहा माँ के गहने बेच दिए। तो बोला अच्छा तूने कहाँ बेचे? तो उसने बताया कि वो चौक पे जो एक जौहरी की दुकान है वहाँ। थानेदार ने सुना, सिपाही की तरफ देखा, बोला सुनो इसको हथकड़ी लगाओ और जीप में बैठा। अब नाई की हालत ख़राब, फिर कह रहा साहब आपको तो पैसे भी दे दिए, अब आप क्यों हथकड़ी लगा के? बोला अब तू चुपचाप चल। अब उसको जीप में बैठाया, हथकड़ी लगा दी। अब उस दुकान में पहुँचे जिस दुकान में उसने कुछ देर पहले ही अपनी माँ के जेवर बेचे थे। जीप में बैठा हुआ है नाई, हथकड़ी लगी हुई है। थानेदार अंदर जाता है सिपाही को लेकर और बोलता है कि
तुम चोरी के जेवर खरीदते हो और ये क्राइम है। जौहरी की हालत ख़राब। बोला नहीं साहब, हम तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बोला अभी थोड़ी देर पहले तुमने ख़रीदा और वो देखो बाहर। बोला वो जीप में जो शख्स बैठा हुआ जिसके हाथ में हथकड़ी है वो एक चोर है और चोरी के माल हर जगह भेजता, और उसने अभी अभी कबूल किया कि तुम्हारी दुकान पे उसने 20,000 रुपये का चोरी का माल बेचा। अब दुकानदार ने जब देखा कि ये जो हथकड़ी लगा हुआ बैठा हुआ शख्स है तो वाकई वही है जिससे अभी कुछ देर पहले मैंने जेवर ख़रीदे, अब ये चोर है। अब पुलिस ने कहा कि चोरी का माल खरीदने के इल्ज़ाम में तुम्हें गिरफ्तार करते हैं, तुम्हारे सारे माल जब्त करते हैं, अब कोर्ट चलो और थाने चलो। जौहरी गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता साहब माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था। थानेदार उसे भी कोने में ले जाता है, कहता ठीक है सेटल करते हैं, 1 लाख रुपए दे दो। जौहरी को जान बचानी थी, 1 लाख रुपए उसने दे दिए। उसने बोला कि चल उस चोरी का जो माल है उसने जो बेचे हैं, जो बाहर बैठा हुआ है वो भी दे। तो 1 लाख रुपए थानेदार ने जेब में रखे और जो नाई ने अपनी माँ के जेवर बेचे थे वो भी ले लिए। थानेदार वापस आया, जीप में बैठा, फिर नाई की दुकान में गया। उसके बाद जाकर उसने कहा ये ले तेरे 20,000 रुपये, तेरी माँ के जेवर जो तूने बेचे थे 20,000 में, और घर जा, तूने जो 20,000 दिए जेवर बेच के दिए थे वो तुझे वापस मिल गए, जो 20,000 तूने दिए वो हमारे फ्री के हैं वो भी आ गए, और 1 लाख रुपए हमने ऊपर से और कमा लिए। बोला हम इसी तरह से रस्सी का सांप बनाते हैं, सामने वाले को देखकर आसामी कितना बड़ा है, कितना तगड़ा है, कितना अमीर है, उसी हिसाब से लूटते हैं। बोला ये सिर्फ तुझे इसलिए किया कि तूने मुझे पका दिया था बार बार पूछ के, आज के बाद ये सवाल मुझसे मत पूछना कि पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं, हम सांप क्या अजगर मगरमच्छ सब बना दें, तो इसलिए हम लोगों से ये सवाल मत पूछना। नाई ने हाथ जोड़े, पैर पड़े, बोला आज के बाद मेरा बाप भी ये सवाल नहीं करेगा। तो ये कहानी थी, लेकिन बड़ी फिट बैठती है कई जगहों के कई पुलिस वालों के ऊपर, तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। शशांक शर्मा ने कहा था तो उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइंस डे। मैं उस दिन कई बार बोल रहा था तब मेरी बेटी ने मुझे कहा पापा आप गलत बोलते हैं, वैलेंटाइंस होता है। मैंने कहा अच्छा। तो खैर वैलेंटाइंस डे की बात है, 14 फेब। आजमगढ़ में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है सिधारी थाना। रात का वक्त था, पुलिस वाले थाने में बैठे हुए थे, अचानक फ़ोन की घंटी बजी। वहाँ के सरकारी सिविल हॉस्पिटल से एक फ़ोन आया, उन्हें बताया गया कि यहाँ पे एक आदमी की बॉडी लाई गई है जिसके सीने पे गोली लगी हुई है, मर्डर का मामला है। खबर सुनते ही पुलिस अस्पताल की तरफ भागती है। थानेदार और बाकी लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स की लाश पड़ी है, गोली सीने में लगी है, देखकर लग रहा था बेहद करीब से मारी गई है। उस लाश के साथ 2 लोग और खड़े हुए थे, उनमें से एक ने बताया मेरा नाम राजीव है, दूसरे ने कहा मेरा नाम प्रभाकर है, और दोनों ने कहा कि जो शख्स मरा है मैं उनका भाई हूँ। फिर उसने मरने वाले का नाम बताया। मरने वाले का नाम था राघवेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह। टुनटुन सिंह आजमगढ़ का एक प्रॉपर्टी डीलर, अपना धंधा ठीक ठाक चल रहा था, छोटी मोटी रंगबाजी भी कर लेते थे। अब पुलिस ने दोनों भाई से पूछा कि हुआ क्या, तो उसने बताया कि शाम का वक्त था, वो गाड़ी लेकर निकले थे अपनी, और उसके बाद अचानक हमें किसी ने फ़ोन किया, हम मौके पे पहुंचे, गाड़ी में इनकी लाश पड़ी थी, हम फ़ौरन लेकर, तब जिंदा थे, तब हॉस्पिटल की तरफ भागे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा ये मर चुके हैं। अब पुलिस ने कहा कि आपको किसी पे शक है? दोनों भाइयों ने कहा हाँ, चूँकि प्रॉपर्टी डीलर का धंधा है, इसमें बहुत सारे दुश्मन होते हैं, ज़मीन जायदाद का झगड़ा था, और कई बार पुराने भी कुछ मामले केस थे। तो उन्होंने कुछ नाम बताए कि हमारे भैया की दुश्मनी इन लोगों से थी और इन लोगों ने ही मारा है। अब पुलिस पहले मौका वारदात की इंक्वायरी करती है जाकर, जहाँ पे गाड़ी थी, जो बताया दोनों भाइयों ने, पता चला हाँ सही बता रहे हैं सब कुछ। पड़ोसियों से पूछताछ की, बट किसी ने गोली मारते हुए या गोली की आवाज़ नहीं सुनी। थोड़ी थोड़ी दूरी पे घर था वहाँ। अब पुलिस ने 302 के तहत मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू की। चूँकि जो वादी थे, जो गवाह थे, दोनों भाई थे, तो उनके बयान के आधार पर पुलिस ने एक एक सस्पेक्ट से पूछताछ करना शुरू किया। हर एक सस्पेक्ट से पूछताछ किया, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। जितने से भी बात की, पता चला कि उनका मोबाइल का लोकेशन, बाकी चीज़ें सब अलग अलग थी। तो अब इन दोनों भाइयों का भी, क्योंकि हर एक पे शक करना है, उनका भी देखा, तो पता चला जो मौत में टाइमिंग थी
उस वक्त ये कहीं और थे दोनों भाई, उनका भी लोकेशन अलग था, तो वहाँ से भी कोई क्लू नहीं मिला। अब पुलिस परेशान अंधेरे में हाथ पैर मार रही है, पर कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कातिल को ढूंढा जा रहा है। कई दिन बीत गए, हाथ खाली थे। अब पुलिस को कई जगह पे सीसीटीवी आजकल बड़ा इजी लगता है, तो वो भी ढूंढ रहे थे, कहीं मिल नहीं रहा। इत्तेफाक से एक बार, दो बार, तीन बार एक ही जगह को उन्होंने कई राउंड मारे, उन्हें कहीं सीसीटीवी नहीं मिला। एक उसी जगह पे उन्हें बाद में अचानक पता चला कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब उन्होंने कहा इस सीसीटीवी कैमरे को ढूंढो और उसको लेकर आओ। सीसीटीवी कैमरा गए, लेकर आए। सीसीटीवी कैमरा को देखा गया। पुलिस कैमरा को जो फुटेज थे वो देखती रही। फुटेज खत्म हुआ। पुलिस ने कहा दोनों भाई को लेकर आओ। अब राजीव और प्रभाकर, टुनटुन सिंह जिनकी मौत हुई, उनके दोनों भाई, इन दोनों को पुलिस पकड़ कर लाई। बोले बेटा तुमने झूठ बोला, गुमराह किया पुलिस को, अब चलो अंदर, जेल जाने की तैयारी करो। अब दोनों घबरा गए। इधर बात फैल गई कि टुनटुन सिंह की कत्ल के इल्ज़ाम में उसी के दो सगे भाइयों को पकड़ा गया है, तो अब दोनों भाई ने कत्ल क्यों किया? अब ये सवाल, अभी सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन असली कहानी अभी खुलनी बाकी थी। एक ऐसी कहानी जिसको बाद में जिसने भी सुना वही चौंका। एक ऐसी कहानी जिसमें पुलिस ने जिन दो लोगों को उठाया, जिन्हें लगा कि ये दोनों कातिल हैं, वो कुछ और निकले। एक ऐसी कहानी जो मकतूल है, जो मरा है, उसके बारे में जो पुलिस की थ्योरी और इन्वेस्टिगेशन थी, वो भी कुछ और निकल गई। तो कुल मिला के हर किरदार, हर कैरेक्टर एक रहस्यमयी और एक नया जवाब सामने दे रहा था, और पुलिस खुद परेशान हो रही थी कि हो क्या रहा है। दरअसल हुआ यह कि जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो उसमें तस्वीरें दिखाई दी, और इत्तेफाक से उस कैमरे का एंगल बहुत सही जगह पर था। उस कैमरे ने यह दिखाया कि 14 फरवरी की रात एक गाड़ी उसी जगह पर जहां पे यह कत्ल हुआ आकर रुकी। इसके बाद वो गाड़ी सड़क किनारे वहीं खड़ी रह गई। कैमरा चालू है। काफी देर के बाद अचानक दिखता है वो गाड़ी दूरी पर है, कैमरा भी दूर पे है। ड्राइविंग सीट पे एक शख्स बैठा हुआ है, क्योंकि उसका कोहनी कभी हाथ बाहर आता, शीशा की विंड स्क्रीन गिरा हुआ था शीशा, और लंबा ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन कार में बैठा हुआ शख्स कोई हरकत नहीं कर रहा है। बहुत देर के बाद, काफ़ी मिनटों के बाद अचानक ये होता है कि उस कार की ड्राइविंग सीट से एक हाथ बाहर निकलता है। जब वह हाथ बाहर निकलता है, जूम करके देखा गया तो उस हाथ में एक पिस्टल था। उसके बाद उस पिस्टल का मुंह आसमान की तरफ था। थोड़ी देर के बाद कैमरा कैप्चर करता है कि उस पिस्टल से एक चिंगारी से निकली। अमूमन जब फायर करते हैं या गोली चलती है तो मुंह से, पिस्टल के, रिवॉल्वर के, एक हल्की सी आग की चिंगारी जैसी निकलती है। जूम करके, रिवाइंड कर करके देखा गया तो पता चला कि वो हाथ बाहर निकला, आसमान की तरफ मुंह था, ट्रिगर दबा, और वो चिंगारी फायरिंग की थी, पहली गोली चली थी। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि आसमान की तरफ गोली चला के क्या करना है। आसपास में कोई ऐसी बिल्डिंग भी नहीं थी कि ऊपर कोई निशाना है, खुला था, कोई ऐसा ऊंची इमारत नहीं थी। इसके बाद फिर कैमरा कंटिन्यू रोल है सीसीटीवी का, लेकिन कार में कोई हरकत नहीं हो रही है। उसके कुछ मिनट के बाद फिर दिखता है कि गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे तो कोई है, और उस गाड़ी से अभी तक कोई बाहर नहीं निकला है। लेकिन इस बार हाथ भी बाहर नहीं आता, पिस्टल भी बाहर नहीं आता। गाड़ी के अंदर से इस बार वैसे ही एक चिंगारी अचानक कुछ सेकंड के लिए दिखाई देती है, जैसी पहली बार आसमान की तरफ दिखाई दी थी, तब फायरिंग हुई थी। अब गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट के पास एक दूसरी बार चिंगारी दिखाई दी, और इसके बाद शांत, इसके बाद कुछ नहीं होता है। इसके बाद कई मिनट बीत जाते हैं। फिर कैमरा दिखाता है कि उस कार के पास सामने से एक मोटरसाइकिल चली आ रही है। उस मोटरसाइकिल पर दो लोग सवार हैं। मोटरसाइकिल कार के पास आकर रुकती है, कार का दरवाज़ा खोलती है। इसके बाद कार की सीट पर बाहर से दिख रहा है वो कोई हाथ और पैर पकड़ते हैं। फिर उसे बराबर की सीट पर रखते हैं दोनों मिलकर, और फिर उनमें से एक शख्स बाइक पे वापस बैठता है, दूसरा शख्स कार की ड्राइविंग सीट पर बैठता है, और कार वहाँ से निकल जाती है।
ये पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गया। अब जब क्लोज और जूम करके देखा गया तो पता चला कि वो जो दोनों बाइक पर आए थे लोग, वो कोई और नहीं थे, राजीव और प्रभाकर थे। और वो जो गाड़ी थी वो टुनटुन सिंह की थी, यानी कि राघवेश सिंह की, जिसकी मौत हुई थी। अब सवाल ये था कि बाइक से दो लोग आए, कैमरे पे दोनों में से किसी ने गोली नहीं चलाई। टुनटुन सिंह वहाँ काफ़ी देर तक बैठा हुआ है, 2 बार चिंगारी की झलक दिखाई दी और तीसरा कोई कैरेक्टर आया नहीं। तो फिर टुनटुन सिंह को गोली किसने मारी? अब ये सारी चीज़ें, और दूसरा जब गोली मारी जिसने भी मारी, ये 2 भाई जो गोली मारने में कहीं से शरीक नहीं है, शामिल नहीं है, वो आकर पुलिस को यूं क्यों बयान दे रहे हैं कि मेरे भाई का कत्ल हुआ उस बिजनेस राइवलरी, और उन्होंने कुछ नाम दिए जिनके साथ पहले ही से इनका ज़मीन जायदाद का झगड़ा चल रहा था। तो उन लोगों का नाम क्यों बता रहा है, जबकि उस कैमरे में, उस सीसीटीवी में कहीं कोई तीसरा कैरेक्टर है नहीं। सिर्फ पूरी गाड़ी, एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स एक, और उसके 2 भाई बाद में जो बाइक पर आते हैं, 3 लोग, चौथा पांचवा कोई है नहीं। तो सवाल ये था कि ये सब है क्या, गोली मारी किसने, चलाई किसने? अब जब ये सारी चीज़ हुई तो पुलिस ने फिर राजीव और प्रभाकर से पूछा कि मामला क्या है, और एक तो तुम लोग वहाँ गए क्यों? तब राजीव और प्रभाकर ने फिर कहानी सुनाई। अब पूरी कहानी ये है कि राघवेश सिंह और टुनटुन सिंह 2015 से उसी इलाके की एक लड़की से प्यार करता था। दोनों का ये प्यार लंबा चला 5 सालों तक, 2020 तक, कोरोना के पहले तक। लड़की शादी करना चाहती थी टुनटुन सिंह से, टुनटुन सिंह शादी कर नहीं पाए किसी वजह से, दोनों बिछड़ गए, 5 साल का रिश्ता ख़त्म हो गया। लड़की ने कहीं और शादी कर ली, उसके घर वालों ने कहीं और शादी करा दी, बात आई गई हो गई। लेकिन कुछ वक्त बीता, टुनटुन सिंह का प्यार फिर से जागा। अब वो फिर से लड़की को फ़ोन करने लगा, और लड़की ने उससे कह दिया था साफ साफ कि जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद से ना मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता होगा, ना कोई संपर्क होगा, ना तुम मेरे को कांटेक्ट करोगे, ना मैं कभी तुमसे मिलूंगी, ना फ़ोन पे बात करूंगी। लेकिन शादी के कुछ ही वक्त के बाद टुनटुन सिंह ने दोबारा उस लड़की से बात करना, मिलना, उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लड़की ने बात नहीं की, उसके फ़ोन को काट देती, उसके फ़ोन को ब्लॉक कर देती, नंबर चेंज होता, फिर वो ब्लॉक कर देती, और ये सिलसिला चलता रहा। तमाम कोशिश कर ली टुनटुन सिंह ने, लेकिन लड़की नहीं मानी, बात करने को तैयार नहीं। वो शादी के बाद बिल्कुल बदल चुकी थी, और टुनटुन सिंह किसी भी तौर पर उससे मिलना चाहता था। दोबारा वो अपने वही इश्क का सिलसिला शुरू करना चाहता था, लड़की राज़ी नहीं थी। इसी बीच में वैलेंटाइंस डे आ गया, 14 फ़रवरी। टुनटुन सिंह का प्यार इस ख़ास दिन में और जाग गया। उसने कहा कि आज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसने दोपहर से फ़ोन करना शुरू किया, लड़की ने फ़ोन नहीं उठाया, नंबर बहुत सारे ब्लॉक कर दिए थे पहले ही। उसने एक दूसरा नंबर लिया, अब उससे फिर लड़की को फ़ोन किया, लड़की ने फिर बात करने से मना कर दिया। गाड़ी लेकर अब ये सीधे लड़की के घर के बाहर थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया, जिस जगह पे ये गाड़ी खड़ी थी सीसीटीवी कैमरे में। वहाँ जाने के बाद उसने फिर लड़की को धमकी दी कि मैं सबको बता दूंगा कि हमारा तुम्हारा कभी क्या रिश्ता रहा है। लड़की फिर भी नहीं मानी, इसने गिड़गिड़ाया, मनाया, लड़की फिर भी नहीं मानी। आखिर में इसने फिर वीडियो कॉल मिलाया, और वीडियो कॉल मिलाने के बाद उसने कहा कि देखो, मुझे तुमसे मिलना ही मिलना है, अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लड़की ने कहा कि क्या जान देगा, या ये यूं ही धमकी दे रहा है, क्योंकि वैसे ही परेशान कर रहा था। उसने कहा मैं सीरियस हूँ। इसके बाद उसी वीडियो कॉल पे, वो लड़की के साथ वीडियो कॉल पे है, और उसने एक हाथ बाहर निकाली, उस हाथ में पिस्टल था, और उस पिस्टल को आसमान की तरफ मुंह किया और उसने गोली चला दी। जो कैमरे में कैद हुआ और जो चिंगारी निकली थी, वो पहली गोली उसने चलाई थी। उसने कहा देखो, इसमें बुलेट है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये पहली गोली तुमको दिखा रहा हूँ कि ये असली रिवॉल्वर है, दूसरी गोली मैं अपने आप को मारूंगा। लड़की अब भी मानने को तैयार नहीं थी। उसे लगा कि ये यूं ही उसको बरगला रहा है या धमका रहा है। कुछ देर उसने और मनाया, लड़की अपनी ज़िद पे अड़ी रही। इसके बाद उसने कहा ठीक है, देखो, लाइव वीडियो कॉल पे
उसने दूसरी बार उस पिस्टल का मुंह अपने सीने की तरफ किया, दिखाया और दिखाते हुए भी बात की कि देखो मान जाओ, मुझसे मिल लो वरना मैं गोली मार लूँगा अपने आप को। लड़की फिर भी नहीं पिघली। काफ़ी देर जब हो गया, उसे लगा कि ये नहीं मानेगी, ट्रिगर दब गया और उसने खुद को गोली मार ली। जब गोली लगी और गोली चली, लड़की ने वीडियो कॉल पे देखा, उसके बाद फ़ोन छटक कर गिर गया नीचे। लड़की बदहवास हो गई, उसे लगा ये क्या है। दोनों भाइयों को जानती थी। उसने इनमें से एक राजीव को फ़ोन किया फ़ौरन उसी वक्त, वीडियो कॉल जब नीचे कट गया। उसने कहा तुम्हारे भाई ने ऐसे से खुद को गोली मार ली है, फ़ौरन जाओ वहाँ पर। ये सुनते ही दोनों भाई बदहवास बाइक पर उस जगह पहुँचते हैं। कार खड़ी भी थी, दोनों कैप्चर भी हो जाते हैं। भाई को ड्राइविंग सीट से उधर रखते हैं, लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। अब यहाँ तक कहानी ठीक थी। इन्होंने कत्ल भी नहीं किया, बेकसूर थे। लड़की ने भी ये बताया कि वीडियो कॉल पे खुद उसने गोली मारते हुए देखा है। लड़की भी एक गवाह हो सकती थी और अब बनी। लेकिन इन दोनों भाइयों को अचानक दिमाग में कुछ और ही आ गया। हॉस्पिटल जाने के बाद इन्होंने लगा कि क्या करें, अब ये बताएं कि ये सुसाइड है या क्या है। तो उन्होंने एक नई कहानी कर दी। उन्होंने कहा काम करते हैं, भाई तो गया, एक तीर से दो शिकार करते हैं। भाई का प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा है, कुछ ज़मीन इधर उधर कब्जे में है। भाई की इस मौत का सारा इल्ज़ाम उन्हीं पर रख देते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, धंधा भी मिल जाएगा, प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, तो एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। और इसलिए इन्होंने पुलिस में जाकर झूठा बयान लिखा कि मेरे भाइयों को दुश्मनी की वजह से गोली मारी गई है। लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे ने पूरी कहानी खोल दी। अब कहानी इस मोड़ पे आके खड़ी हो गई कि एक शख्स को गोली मारी गई, लेकिन वो खुदकुशी निकला। दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन वो कातिल नहीं थे। जो चश्मदीद जिसने कत्ल होते हुए देखा, उसका कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि आप उसके खिलाफ कोई धारा या कोई सेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि एक लड़की है और उसको तंग कर रहे हो, आप धमकी दे रहे हो। तो अगर कोई रिवॉल्वर लेकर धमकी दे कि तुम आओ, मिलो, मुझसे प्यार करो, नहीं तो मैं जान दे दूंगा, तो ये कहीं का इंसाफ भी नहीं है। तो हर चीज़ खाली। अब पुलिस केस क्या करे, लेकिन करना है। तो फिर पुलिस ने कहा कि राजीव और प्रभाकर दोनों भाइयों ने तुमने जो उलझाया और हमें इतना दौड़ाया, पहले ही बता देते सुसाइड है तो शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। तो उन्होंने डिस्ट्रक्शंस ऑफ एविडेंस, सबूत मिटाना, सबूत के साथ छेड़छाड़, झूठा बयान देना का मुकदमा दर्ज कर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बहुत संगीन धाराएं नहीं हैं शायद, तो वो छूट भी जाएंगे। लेकिन ये वो कहानी थी जिसमें कत्ल नहीं हुआ, चश्मदीद जो थे वो कातिल नहीं थे, और हर चीज़ जो पुलिस तफ्तीश कर रही थी वो उल्टा निकल रहा था। तो ये थी कहानी आज की। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले सिलसिला, आज अकृषा चौधरी जी झुंझुनू से, इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे अकृषा चौधरी साहब। इसके अलावा शशांक शर्मा की आपको मैंने शुरू में कहानी सुनाई दी। कैसी लगी थी आप लोगों की कहानी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्राइम तक फैमिली मेंबर एक आदिति जैन, पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आदिति बहुत बहुत बधाई तुमको। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बन गई हैं आदिति, और आदिति ने बड़ा एक अच्छा इमोशनल सा मेल लिखा है। बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की। और इनकी माँ पूनम जैन मम्मी, तो उनकी प्राउडेस्ट डॉटर ऑफ पूनम जैन इन्होंने लिख के भेजा है। खुशी होती है जब बच्चे कुछ बनते हैं और माँ बाप से पूछिए आप उनको कितनी खुशी होती है। तो हर बच्चों की कामयाबी में माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब हम तरक्की के रास्ते पे चल रहे हों, नाम शोहरत दौलत कमाते हैं, तो कभी उन माँ बाप की तरफ बेरुखी से नहीं देखना चाहिए, ना उनको भूलना चाहिए, बल्कि उनको जितनी खुशियाँ दे सके देनी चाहिए। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके पास माँ बाप होते हैं, तो हमें हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। आदिति बहुत बहुत बधाई तुमको। अब खूब सीए बनकर हेरा फेरी बस मत करना, लोगों के सही सही हिसाब किताब जोड़ना। आमिर हुसैन खान हैं, अपूर्वा श्रीवास्तव हैं, 2 स्टोरी की फरमाइश की है। कौशल बाथम हैं और सस्पेंस हॉरर इस टाइप की कहानी सुनना चाहते हैं। टीका भट्टा राय हैं, एक स्टोरी की फरमाइश उन्होंने भी की है। मनमोहन राणा जी हैं, और ये रेजिमेंट ऑफ आर्मी जो अलग अलग होता है, सिख, राजपुताना, गोरखा, इसके बारे में कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा अफसर खान हैं, डॉक्टर आनंद हैं यूएसए से, और इनका कहना है कि इन्होंने मेल भी भेजा, एक लिंक नहीं देख पाया लेकिन आप लोगों के लिए, कि इनका कहना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलीगल तरीके से यूएस में घुसने की कोशिश करते हैं हमारे हिंदुस्तानी, और मारे जाते हैं। अभी कनाडा से यूएस जाते कि इलीगली
एंट्री के दौरान 4 ऐसे इंडियन की मौत हो गई। तो ऐसा ना करें, वैलिड वीज़ा और दस्तावेज से ही जाए, क्योंकि जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है और जान और उसी की कमाने के लिए तो लोग इधर उधर भटकता है। प्रवीण गौतम हैं, बरेली की कोई कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा पूनम जैन जी हैं, निकेत अग्रवाल हैं, एक स्टोरी की फरमाइश इन्होंने भी की है जो नेटफ्लिक्स पे आई है। इसके अलावा दीपम ठाकुर है और ये यूक्रेन में अपने मेडिकल स्टूडेंट घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तो दीपम ठीक ठाक से आओ और फिर हालात जैसे ठीक हों वापस जाओ। इसके अलावा अनीता हैं, इसका कल के मेल पे जो एक था कि एक बच्ची जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही है, मैंने आपको बताया था एक लेक्चरर कैसे उसके तंग कर रहा था। तो उसमें अनीता, नीलकमल, जानवी, श्वेता, अनिल, आनंद, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी राय दी और उन्होंने कहा कि माँ बाप को बच्ची का सपोर्ट करना चाहिए और उसमें बाकी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि बच्ची सेफ ज़रूरी है, बाकी चीज़ें सब बेकार है। इसके अलावा प्रीति कश्यप हैं असम से, थैंक यू वेरी मच प्रीति। वशिष्ठ कुमार नायक हैं गुमला झारखंड से। तौहीद मिर्ज़ा है। अरुण वोडा, अंकित रावत, सतपाल कांतारी हैं। गुरविंदर सिंह ढींढसा हैं और ये सिमरनजीत सिंह मान की कहानी सुनना चाहते हैं। दिनेश हैं, बल्कि सुरेला दिनेश हैं। इसके अलावा घनश्याम रे हैं, बरमुडा ट्रायंगल की कहानी सुनना चाहते हैं जो मैं सुना चुका हूँ। हरमनजोत सिंह जी हैं पंजाब से। इसके अलावा रंजीत सिंह सिद्धू हैं और एक और फैमिली मेम्बर उन्होंने लिखा, आपको बहुत पहले कहानी सुनाई थी एक रिजवानुर रहमान की, लक्स कोजी की बेटी के साथ जो प्यार हुआ, फिर शादी की, फिर रेलवे ट्रैक पे लाश मिली, सीबीआई ने जांच की, कुछ नहीं हुआ। जिस लड़की की वजह से रिजवान की जान गई थी, उन्होंने मेल लिखा कि अभी शायद 3 या 4 दिन पहले उस लड़की की शादी हो गई। तो ये भी एक ज़िंदगी है, उसने भी बहुत कुछ झेला उस लड़की ने। तो ये थी पूरी कहानी आज की। बल्कि एक अंशिका ने एक मेल भेजा है, वो भी आपको, तो अंशिका ने मेल भेजा है, ये कहीं अभी पढ़ाई कर रही है, 18 ईयर ओल्ड है। कहती एक दिन घूम रही थी, 4 लड़कियां मिली, उन्होंने नंबर मांगा, फिर उसके बाद कहा हम तुम्हारी नौकरी लगाएंगे, फिर फ़ोन करना शुरू कर दिया। बाद में ऐसा इनको लगता है कि ये लड़कियां फ्रॉड है। तो ये बड़ी छोटी सी चीज़, अनजान लोग किसी की यूँ सड़क चलते नौकरी नहीं लगाते हैं अंशिका, पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, जब भी ऐसी चीज़ हो अपने पेरेंट्स से ज़रूर उसको शेयर करना चाहिए और आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और आप तो अभी 18 हो, तो कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ नौकरी, कैसे नौकरी करनी है, आप उसके लिए इंटाइटल हो, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हवा में सड़क पर चलते हुए कोई नौकरी नहीं देता है। तो हमेशा इसको लेके शक की निगाह से देखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है, जिनको एक्सपीरियंस है, आपके पेरेंट्स, उनसे ज़रूर शेयर करें, उनसे कोई चीज़ ना छुपाएं, तो हमेशा आप लोग सेफ रहेंगे। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।